आज हम आधुनिक काल की लोकप्रिय कथा लेखिका शिवानी के संबंध में जानकारी। गौरापंत शिवानी साहित्यिक जगत में शिवानी के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1924 को विजयादशमी के दिन गुजरात के राजकोट शहर में हुआ। उनके पिता अश्विनी कुमार पांडे राजकोट रियासत में शिक्षक थे। वे कुमाऊनी ब्राह्मण थे। बाद में वे रामपुर नवाब के दीवान तथा वायसराय की बार काउंसिल के सदस्य बन गए। कुछ समय पश्चात वे ओरछा रियासत चले गए, जहां वे महत्वपूर्ण पद पर रहे। शिवानी की माताजी संस्कृत की विद्वान तथा लखनऊ महिला महाविद्यालय की प्रारंभिक छात्रा थी। शिवानी अपने भाई बहनों के साथ अपने नाना के यहाँ बनारस रहती थी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बनारस से वे शांति निकेतन चली गई, जहाँ वे लगभग 9 वर्षों तक रही। यहाँ से उन्होंने प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिवानी का परिवार कभी पारंपरिक कुमाऊनी समाज के बीच नहीं रहा, लेकिन जहाँ भी रहा वहाँ अपनी सामाजिक मर्यादाओं और परंपराओं का पालन करता रहा। मातृभूमि से दूरी ने उन्हें नए पंख और नई इच्छाएं भी दी। सौराष्ट्र गुजरात में जन्म, फिर विभिन्न स्थानों पर पिता के साथ बिताए गए दिन और फिर शांति निकेतन में बिताया हुआ समय, जहां हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल बसु और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे उनके गुरु थे और सत्यजीत राय जैसे सहपाठी, इन सब का उनके व्यक्तित्व और लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर गर्मी में सपरिवार पहाड़ पर जाना भी अनिवार्य होने के कारण वे जाती रहीं। इससे उनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत अधिक सहायता मिली। उस समय की अधिकतर स्त्रियों के लिए दुर्लभ पहाड़ से समुद्र तट तक और बंगाल से वेरावल गुजरात तक निरंतर भ्रमण और सहपाठियों के साथ स्वतंत्र चिंतन का अवसर उनके जीवन का सहज अंग और व्यक्तित्व विकास का मार्गदर्शक बन गया। शांति निकेतन से प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री लेकर शिवानी ने, जो तब गौरा पांडे थी, नए परिवेश में ढलने का हर संभव प्रयास किया। उनके व्यक्तित्व को समझने वाले उनके पिता के गुजर जाने के बाद रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज की कठोर नैतिकताओं से विवश उनकी मां जल्द अपनी इस सुंदर मेधावी बेटी को किसी सुयोग्य पात्र व्यक्ति को सौंपकर गंगा नहाने की इच्छुक थी। अतः कॉलेज से निकलते ही तुरंत उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद उनके जीवन में कई बदलाव आए। मातृत्व के साथ कई उत्तरदायित्वों के निर्वाह की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इन उत्तरदायित्वों के पूर्ण होते होते उनका पुराना जीवन धीमे धीमे फिर लौटने लगा और स्वतंत्रता का सुखद अनुभव भी। उस समय घर गृहस्थी में गंभीरता पूर्वक लगे रहना ही महिला के कर्तव्य व जीवन की इतिश्री माना जाता था। शिवानी का स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्पष्टवादी सोच और यायावरी व्यक्तित्व उनके पारंपरिक समाज के लिए एक नई बात थी। जिस समय लड़कियों का कॉलेज जाना स्वप्नवत था, वहाँ सहशिक्षा में पढ़ना तो अकल्पनीय ही था। उनकी उम्र की अधिकतर लड़कियाँ स्कूली शिक्षा के तुरंत बाद या बीच में ही ब्याह दी जाती थी और उसके बाद उनका भाग्य पति पुत्र की कृपा डोर से बंधा बंधाया ही चलता था। ऐसे समय में शिवानी मन से उन्मुक्त ही रही। वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न भाषाओं के साहित्य का पठन पाठन कर अपने लेखकीय व्यक्तित्व को निरंतर समृद्ध करती रहीं। पति श्री सुखदेव पंत उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षक थे। सरकारी नौकरी में होने के कारण उनका तबादला कई स्थानों पर होता रहता था। इलाहाबाद, नैनीताल और अंत में लखनऊ, जहां वे स्थायी रूप से बस गए थे। शिवानी भी उनके साथ इन स्थानों पर अपने बच्चों के साथ घूमती रही। दुर्भाग्यवश उनके पति की असमय ही मृत्यु हो गई और 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर आ गई, जिसे उन्होंने पूरी शक्ति के साथ पूरा किया। उनके 4 बच्चे, जिनमें 3 लड़कियां, मृणाल पांडे जो एक प्रसिद्ध लेखिका और प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, ईरा पांडे जो एक स्थापित लेखिका है, तीसरी बेटी वीणा जोशी और एकमात्र पुत्र मुक्तेश पंत जो अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास शहर में रहते हैं। शिवानी के भरे पूरे परिवार में 4 बच्चे, 7 पोते तथा 3 पड़पोते हैं। उनका लखनऊ स्थित निवास स्थान गुलिस्तान नवोदित लेखकों के लिए एकत्रित होने और चर्चा करने का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उनका निधन 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में 79 वर्ष की अवस्था में हुआ।
शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक बाल पत्रिका में छपी थी। तब वे मात्र 12 वर्ष की थी। इसके बाद वे मदन मोहन मालवीय जी की सलाह पर शांति निकेतन गई और वहां स्कूल तथा कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनकी रचनाएं स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहीं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर उन्हें गौरा कहकर पुकारते थे। उनकी इस सलाह को कि हर लेखक को मातृभाषा में लेखन करना चाहिए को आज्ञा मानकर उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। शिवानी की पहली लघु रचना मैं मुर्गा हूँ 1951 में धर्मयुग में छपी थी। उनकी कथा यात्रा की शुरुआत हुई शाहजहांपुर से। नौकरी पेशा पति और बहुत छोटे बच्चों के साथ पहाड़ से मैदान प्रवास के दौरान उनकी पहली कहानी लाल हवेली यहीं लिखी गई। इसके बाद से जो लेखन क्रम शुरू हुआ वह उनके जीवन के अंतिम दिनों तक अनवरत चलता रहा। धर्मयुग पत्रिका उन दिनों हिंदी साहित्यकारों और पाठकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय तथा आदरणीय बन गई थी। सत्यव्रत विद्यालंकार उसके तत्कालीन संपादक थे। बिना किसी पूर्व परिचय या सिफारिश के शिवानी ने अपनी कहानी रजिस्टर्ड पोस्ट से सीधे धर्मयुग में छपे संपादकीय पते पर मुंबई भेज दी। एक हफ्ते में ही स्वीकृति पत्र भी आ गया और अगले अंक में वह कहानी छप गई तथा उसके पारिश्रमिक के रूप में 50 रुपये भी उन्हें प्राप्त हुए। उसके बाद लेखकों और पाठकों की अप्रत्याशित प्रशंसा से प्रेरित होकर वे लगातार रचना करती रहीं। धर्मयुग के कारण अब उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी, लेखकों से परिचय होने लगा और स्वीकारोक्ति भी बढ़ने लगी। प्रख्यात प्रकाशन संस्थान राजपाल एंड सन्स के मालिक विश्वनाथ और दीनानाथ मल्होत्रा भी उनके साहित्य के पाठक बन गए। बाद में दोनों अलग अलग हो गए और दीनानाथ जी के सरस्वती विहार प्रकाशन में छपने से पहले उनकी किताबों के लाइब्रेरी संस्करण छपे और फिर नई लॉन्च हुई हिंद पॉकेट बुक्स से उनके पेपर बैग संस्करण घरेलू लाइब्रेरी योजना के तहत घर घर जा पहुँचे। यह क्रम दीनानाथ जी के प्रकाशन से सेवानिवृत्ति तक शिवानी के पूरे जीवन काल में बना रहा। गुजरात में जन्मी, बंगाल में पढ़ी और उत्तराखंड में ब्याही गई बहुभाषाविद शिवानी जी की कहानियाँ हिंदी की लंबी वाचिक परंपरा से जुड़ी हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक समाज से ग्रामीण समाज तक और दक्षिण भारत से बंगाल तक के गरीब अमीर, राजे महाराजे, उजड़े जमींदार, नवधनाढ़ अफसर, नेता, विभाजन के दौरान दरबदर हुए लोग, भिक्षुणियाँ, वार वनिताएँ, पंडे और सन्यासी सब शिवानी के विराट साहित्य विश्व के साक्षी भी हैं और पात्र भी। इन सब के उतार चढ़ाव भरे जीवन, उनकी आकांक्षाएं, जाने अनजाने किए अपराध सभी शिवानी की कहानियों में सहजता से आकर एक हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने जीवन के सुंदर ही नहीं कुरूप पक्ष को भी साहस के साथ देखा। उनकी कहानियों में समाज की ये अभिशप्त पात्र सबसे अधिक मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। यह उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। सामान्य घर गृहस्थी के बीच हिंदू, मुस्लिम और ईसाई हर वर्ग के स्त्री जीवन की अनकही सच्चाइयों का दर्द भरा वर्णन कभी अपनी टिप्पणियों व कभी लोक भाषा के मुहावरों से मुखरित करने वाली कहानियाँ आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियों जैसी करुणा और हास्य का अपूर्व समन्वय सहजता से कर पाना बेहद कठिन कार्य है। जहाँ पाठक को उनका हास्य समाज के बनावटी आवरण को निरावरण कर हंसाता है, वही एक मार्मिक करुणा सच्चाई का दर्शन नश्तर की तरह कराती है और विवश करती है कि देखो यह भी जीवन है, इसे भी देखो। सन 60 व 70 के दशक में धर्मयुग व साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप से छपे उनके उपन्यास कृष्णकली ने लोकप्रियता की चरम सीमा पार कर दी थी। वे इन साप्ताहिक पत्रिकाओं की लोकप्रिय लेखिका बन गई थी। इन पत्रिकाओं की प्रकाशन संख्या में भी इन दिनों बहुत वृद्धि हुई। शिवानी एक बहुसर्जक लेखिका थी। उनके साहित्यिक खजाने में 40 से अधिक उपन्यास व लघु उपन्यास हैं, जिनमें कृष्णकली, लाल हवेली, श्मशान चंपा, भैरवी, रति विलाप, विषकन्या, अतिथि, झरोखा, चल खुसरो घर अपने, एक थी रामरती आदि प्रमुख हैं व लोकप्रिय भी हैं। उन्होंने कई लघु कथाएँ लिखी, जिनमें प्रमुख हैं पूतोवाली, माणिक, वातायन, रथ्या, विप्रलब्धा, गूंगा, दर्पण, गेंडा, अपराधी कौन
आदि, जो उनके संपूर्ण कहानियां नाम के 2 खंडों में प्रकाशित संग्रह में संकलित है। इनका संपादन उनकी बेटी मृणाल पांडे ने किया है। इसके अतिरिक्त लंदन यात्रा पर आधारित यात्रिक तथा रूस की यात्रा पर आधारित चरैवती यात्रा वर्णन भी लोकप्रिय है। जालक और आमादेर शांति निकेतन, जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुए, में संस्मरण और शांति निकेतन में व्यतीत किए हुए अनुभवों का संग्रह है। मेरा भाई पाथेय व्यक्ति चित्र है, जो उनके जीवन की कई घटनाओं व उनके भाई का उनके जीवन में स्थान पर आधारित है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने आत्मकथा पर लेखन किया था, जो स्मृति कलश व सोने दे के नाम से प्रकाशित हुआ। सन 2005 में उनकी बेटी और हिंदी की लेखिका इरा पांडे ने अपनी मां शिवानी के जीवन पर आधारित संस्मरण दिद्दी मेरी मां की आवाज़ प्रकाशित किया है। कुमाऊनी में दिद्दी का अर्थ है बड़ी बहन, और शिवानी वास्तव में अपने बच्चों के लिए बड़ी दीदी व मित्र के समान थी। संक्षेप में उनका साहित्यिक योगदान निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है: उपन्यास 18, लघु उपन्यास 10, यात्रा वृत्तांत चरैवती व यात्रिक, संस्मरण जालक व आमादेर शांति निकेतन, कथा संग्रह 12, रेखाचित्र चिर स्वयंवरा व मणिमाला की हंसी, निबंध स्मृति कलश व कस्तूरी मृग, लोक साहित्य कुमाऊं के लोक साहित्य व संस्कृति पर आधारित हे दत्तात्रेय, आत्मकथा परक लेखन सुनहु तात या अकथ कहानी, व्यक्ति चित्र मेरा भाई पाथेय, स्तंभ लेखन लखनऊ से प्रकाशित पत्र स्वतंत्र भारत के वर्षों तक वातायन में स्तंभ लेखन किया। इस प्रकार शिवानी का गद्य साहित्य विविधताओं से भरपूर है। भाषा शैली। शिवानी की भाषा शैली के संबंध में एक आरोप आलोचक हमेशा से लगाते रहे हैं कि उनकी क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ भाषा प्रयोग के कारण अर्थग्रहण में बाधा आती है, परंतु दूसरी तरफ भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके साहित्य की लोकप्रियता व पाठकों की संख्या यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उनकी भाषा शैली दुरूह नहीं है, वरन उसमें एक अद्भुत आकर्षण है जो पाठकों को अथ से इति तक बांध कर रखता है। हिंदी शिवानी की मातृभाषा उस मायने में नहीं थी जिस मायने में कुमाऊनी, बांग्ला या भोजपुरी की तरह कुमाऊनी बोली में भी संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः शिवानी की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग सहज स्वाभाविक लगता है, परंतु यह प्रयोग पाठकों के रस ग्रहण में बाधक नहीं बनता। शिवानी की लोक भाषा में रवानगी है तो संस्कृत के भाषा विन्यास की प्रतिध्वनि भी। पुष्पहार कहानी से एक उदाहरण द्रष्टव्य है। उसकी यही हंसी तो उसके मधुर स्निग्ध व्यक्तित्व की सुनहली चौखट थी। इसकी हंसी के आकर्षण से प्रत्येक चुनाव में विपक्षी दल के शत सहस्त्र वोट भी उसकी झोली में आकर स्वयं गिर जाते। उसकी यही हंसी शत्रु और मित्र दोनों को समान रूप से बांध सकती थी। 7 वर्ष पूर्व अपनी इसी अनाथा रूपवती बहन को लेकर भौजी उसके पास आई थी। तब वह क्या जानती थी कि भाभी की वह नाक सुनकती मरियल सी बहन एक दिन ऐसी बन उठेगी। दिनेश द्विवेदी ने अपनी पुस्तक चर्चित महिला कथाकारों की कहानियां के आलेख में शिवानी की भाषा शैली के संबंध में ठीक ही लिखा है। भाषा की काव्यात्मकता से श्लथ अभिव्यंजना की लालित्यपूर्ण कालिदासीय शैली एवं कथानकों के अभिजात्य की आंचलिक गरिमा की व्याख्याता है शिवानी। शिवानी की कहानियाँ इच्छा पूर्ति की कहानियाँ नहीं, इच्छाओं की पहचान की, साथ बैठकर युगानुभव या भाव जगत साझा करने की सहज और विशुद्ध भारतीय परंपरा से उपजी कहानियाँ हैं। वे भाव जगत ही नहीं, भाषा के स्तर पर भी बिना किसी वाद या विचारधारा की बैसाखी के सुधी पाठकों को, चाहे वो उत्तराखंड का सरल क्लर्क हो या बोट वाला या बनारस प्रयाग का कोई विद्वान रसिक नागर पाठक, शिवानी का साहित्य पढ़ते हुए उनके मुहावरों भाषा प्रयोगों का आनंद लेते हुए उनकी सह उपस्थिति का सबको सहज एहसास होता रहता है। शायद इसीलिए कहा भी गया है, उन जैसे सुकवि लेखक की काया को बुढ़ापे या मृत्यु से कोई भय नहीं होता। स्वयं शिवानी ने अपने आत्मकथ्य में मोपासा के हवाले से अपने रचना लक्ष्य का उद्घाटन इस प्रकार किया है। पाठक भी कई प्रकार के होते हैं। हम लेखकों से कोई कहता है मुझे सांत्वना दो, कोई कहता है मेरा मन बहला दो,
दूसरा कहता है मुझे स्वप्न दिखाना। एक दूसरी पुकार आती है, नहीं मुझे गुदगुदा दो मेरे लेखक, मुझे रुला दो, मुझे सोचने की सामग्री दो। किंतु बहुत ही कम ही ऐसे पाठक निकलते हैं जो कहते हैं हमें मनपसंद की कोई ऊंची वस्तु दो। लेखक यही देने का प्रयास करता है। शिवानी की भाषा शैली व कथ्य की विशिष्टता ने उन्हें अपने समकालीन लेखकों की पंक्ति में विशेष बना दिया। पुरस्कार व सम्मान। शिवानी को वास्तविक पुरस्कार व सम्मान तो उनके पाठकों की ओर से मिला है। उनके उपन्यास करिए चिमा पर आधारित फिल्म बन चुकी है। उनके अन्य उपन्यास सुरंगमा, रतिविलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में दर्शकों के सामने आए हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान व हिंद पॉकेट बुक्स के पेपरबैक संस्करणों ने शिवानी को संपूर्ण भारत के प्रत्येक कोने के पाठक तक पहुंचाकर सबसे लोकप्रिय हिंदी साहित्यकार के अघोषित सम्मान का हकदार बना दिया है। उन्हें उनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार की ओर से सन 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार भारत सरकार की ओर से कहे गए वे शब्द हैं जो सन 2005 में उनके निधन के उपरांत राजकीय शोक संदेश में व्यक्त किए गए थे। वे शब्द कुछ इस प्रकार थे, हिंदी जगत ने एक लोकप्रिय व श्रेष्ठ लेखिका को खो दिया। हिंदी साहित्य जगत में उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे भर पाना कठिन है। हिंदी रचना परंपरा में ऐसे कम ही लेखक हुए हैं जो साहित्यिक तथा रचनात्मक मूल्यों की स्थापना तथा रक्षा करते हुए जनसाधारण की दैनंदिन रुचि का हिस्सा बनने में भी सफल हुए। विभिन्न कारणों से गंभीर और लोकप्रिय की जो दो धाराएं हिंदी समाज में समानांतर बहती रही हैं, कम ही लेखक उनके ऊपर पुल बांध पाए और जो ऐसा कर सके उनमें अग्रणी नाम है गौरापंत शिवानी का। साहित्य जगत में केवल शिवानी के नाम से प्रसिद्ध इस लेखिका ने अपने साहित्य को एक ऐसे दरवाजे की तरह खड़ा किया जिसमें प्रवेश का आकर्षण साधारण मध्यवर्गीय पाठक को अंततः साहित्य के गंभीर प्रदेश तक ले गया। उन्होंने अपनी लेखनी के बल पर पाठकों को साहित्य के प्रति उन्मुख और उत्सुक किया। भारतीयता के सांस्कृतिक सामाजिक बिंबों के प्रतिनिधि मध्यवर्गीय हिंदी समाज के भीतरी प्रश्नों, अकुलाहटों, आकांक्षाओं और आशा निराशाओं को शिवानी ने अपनी रचनाओं के कलेवर में इस तरह साधा कि तत्कालीन समाज उसमें अपना पूरा अक्स देख पाया। उनकी प्रतिभा को इस मायने में एक संस्था भी कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य में मनोरंजन के तत्व को एक नए रूप में स्थापित किया और अपने रचनात्मक उद्यम से इस अंधविश्वास को आधारहीन कर दिया कि मनोरंजक साहित्य समाज का नैतिक और वैचारिक उत्थान नहीं कर सकता। हिंदी के पाठक तथा समालोचक प्रायः एक सामाजिक क्रिया के रूप में ही प्रेम को दिखाते देखते रहे हैं। इसलिए कई बार शिवानी की नायिकाएं आलोचकीय कहासुनी की शिकार होती रही हैं। पर पंख लगाकर नारीवादी की तरह नकली हंस गति का दिखावा करने वालों से बहुत पहले और उनसे बहुत आगे जाकर शिवानी की तटस्थ दृष्टि ने भारतीय समाज की यह सच्चाई पकड़ ली थी कि एक पराधीन जीव को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। स्वस्थ परंपरा में उनकी आस्था थी। अपनी बुद्धिमती नायिकाओं की तरह उनका विद्रोह परंपरा के सड़ांध भरे नकलीपन से था, उसके सनातन प्रवाह से नहीं। दरअसल दुनिया के हर साहित्यकार की ही तरह शिवानी के साहित्य की जड़ें भी एक सहज भ्रमणशीलता और खुले आत्मविश्वासी मन से ही अपना जीवन रस ग्रहण करती थी और इसीलिए एक चातक की तरह समाज प्रदत्त जीवन के तमाम विलासों को उन्होंने भूखी प्यासी होते हुए भी सदा खुद से दूर रखा और जब पिया तो साहित्य के स्वाति नक्षत्र का जल ही पिया। शिवानी की रचनाओं में नारी मनोविज्ञान को आधुनिक जीवन के आयामों में देखने का प्रयत्न है। वातावरण को उसकी संपूर्ण संवेदना के साथ उभारने में शिवानी को विशेष सफलता मिली है। अपनी समकालीन लेखिकाओं से शिवानी का रचनात्मक व्यक्तित्व विशिष्ट है और उनकी रचना यात्रा लंबी है। लोकप्रियता के जो मानक उन्होंने बनाए वे विरल हैं। संभवतः यही तथ्य समकालीन आलोचक बचा नहीं सके, इसीलिए प्रारंभिक स्वीकृति के बाद आलोचना और विशेष रूप से ऐतिहासिक आलोचना उदासीन होती चली गई।
संपूर्ण साहित्य इतिहास को यदि छोड़ भी दें तो कथा साहित्य पर केंद्रित इतिहासों में भी उन्हें वह जगह नहीं दी गई जिसकी वे हकदार थीं। परंतु इससे एक लेखिका के रूप में उनका महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि साहित्य रचना का मुख्य लक्ष्य और सार्थकता उसका समाज तक पहुंचना और जुड़ना है। शिवानी उस कसौटी पर 16 आने खरी उतरी हैं। सन 1962 में ज्ञानोदय पत्रिका के नवोदित लेखिका अंक में उनकी विस्तार से चर्चा की गई थी। जिन दिनों उनकी रचना कृष्णकली धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रहा था, अगले अंक में पाठकों में एक खास तरह की बेचैनी बनी रहती थी। विमेन्स राइटिंग इन इंडिया के अंक 2 में तरु और के ललिता ने अपने आलेख में लिखा है कि शिवानी नारीवादी लेखिका अवश्य हैं, पर उन्हें मानवतावादी कहना अधिक उचित है। उनकी अधिकतर नायिकाएं विद्रोही व साहसी हैं, पर वे मर्यादाहीन नहीं। वे आधुनिक नारी जाति की प्रतिनिधि नेता हैं, जो पारंपरिक होते हुए भी मजबूत व्यक्तित्व की धनी हैं। इन सभी नारी पात्रों के वर्णन में लेखिका शिवानी का व्यक्तित्व भी यत्र तत्र झलकता है।